वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर यानी कि डेप्रिसिएशन। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक डेप्रिसिएशन की मीनिंग क्या होती है और उसको किन किन तरीकों से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हे गाइस, दिस इज अमित और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इन्हीं सब बातों पर। तो ये जो हमारा वीडियो होगा पूरा एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगी जिसमें हम सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे कि एक तरीके से किसी कंपनी में हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो किन किन तरीकों से करते हैं। और इन्हीं पर बेस्ड हमारा एक असाइनमेंट होगा जिस असाइनमेंट को हम टैली प्राइम पर करेंगे कि डेप्रिसिएशन हम उसमें किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, यानी कि डेप्रिसिएशन की एंट्री हम किन तरीकों से पास करते हैं। तो पहले ये जान लेते हैं कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। डेप्रिसिएशन एक तरह का आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। कोई भी एक कंपनी होती है तो उस कंपनी में उसकी वैल्यू जो होती है ना वो दिन प्रतिदिन घटती है, पर किन पे घटती है? हर एक चीज पे तो घटेगी नहीं। अब जैसे जमीन है तो भाई जमीन की तो वैल्यू हमेशा बढ़ती है, पर नहीं, ऐसी बात आपके जितने भी एसेट्स होते हैं, एसेट्स यानी कि जैसे आपके प्लांट एंड बिल्डिंग, मशीनरी, कार हो गए, इन सब पे आपकी हमेशा वैल्यू जो है घटती रहती है। तो चलिए इन सबको हम अच्छे तरीके से एक एग्जांपल से समझेंगे और चलते हैं हम अपने स्क्रीन पर और शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। तो जैसे कि हमारे सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे हमारे पास बिल्डिंग है, फिर यहीं पे हमारे पास एक मशीनरी है और कुछ प्लांट। अब इसी तरीके से आपके पास कई सारे कुछ एसेट्स होंगे। इनकी वैल्यू जो है दिन प्रतिदिन बढ़ेगी तो नहीं, जो कि कभी नहीं बढ़ेगी। होता यूं है कि जिस तरीके से आप एक स्कूटी लेते या फिर कोई एक बाइक लेते हो, तो आप जब भी कोई एक बाइक लेते हो तो उसका आप क्या कराते हो? एक इंश्योरेंस करवाते हो, ठीक है। वो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि इंश्योर्ड वैल्यू पर आपको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करा देती है, ठीक है। मान लीजिए मैंने 1 लाख की जो है स्कूटी ली या फिर बाइक, जो भी आप समझ लें। मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपए की चलिए बाइक परचेज, और वो 1 लाख की बाइक है और उसकी जो मैंने इंश्योरेंस करवाई तो मुझे इंश्योरेंस वैल्यू दे रहा है 80,000, ठीक है। अब वो 80,000 पे क्या हो रहा है कि अब जब मैं फिर अगले साल फिर मैं इंश्योरेंस करवा रहा हूँ तो वो मुझे एक्चुअल में फिर क्या 80,000 की वैल्यू देगा? क्या कभी नहीं देगा। अब उसकी वैल्यू जो है अगले साल घट करके वो 80,000 हो चुकी है। अब वो 80,000 पर जब डेप्रिसिएशन देगा तो यानी कि अब 60,000 रुपए मुझे उस साल पे देगा। फिर इसी तरीके से थर्ड ईयर पे मुझे क्या करेगा? फिर इसी तरीके से 40,000। फिर ऐसे घटते घटते एक समय आएगा कि इसकी वैल्यू जो है 0 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर चीज यही हमारे सामने आ रही है कि हम कोई भी चीज, जो भी हमारे पास एसेट्स हैं, उन सब की वैल्यू एक ना एक दिन घटते ही जानी है। यानी कि जो आपके पास वैल्यू है वो कभी भी बढ़ेगी नहीं। तो अब जैसे मेरे पास बिल्डिंग है अब 1 लाख रुपए की, तो फिर अगले साल क्या होगा कि फिर उसकी वैल्यू और घटेगी, फिर उसके अगले साल फिर उसकी वैल्यू घटेगी। इसी तरीके से मेरे पास अगर एक जेसीबी है फिर या फिर मेरे पास कोई भी प्लांट्स हैं तो उन सब की वैल्यू क्या है? दिन प्रतिदिन मेरी घटेगी, ठीक है। तो यानी कि ईयर बेसिस पे जो आपके वैल्यू की जो वैल्यूएशन होती है वो जो डिक्रीज होती जाती है, इसी को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। अब एक और चीज समझ लीजिए, आप समझ लीजिए कि आपने 50,000 का एक मोबाइल लिया। अब वो 50,000 का मोबाइल आपने लिया तो सही, पर अगर आप उसे किसी और को फिर से बेचना चाहते तो क्या आपको उसकी एक्चुअल वैल्यू वापस से 50,000 मिलेगी? भले ही एक दिन ही क्यों ना हुआ हो, पर उसको आप 50,000 में एग्जैक्ट वापस नहीं बेच सकते। जिस तरीके से हम आम भाषा में कहते हैं सेकेंड हैंड पे हम बेच देते हैं, यानी कि अब उसकी वैल्यू घट करके ही मिलेगी, चाहे वो आपको 45,000 दे, 40 दे या 30,000 दे, यानी कि अब आपको वो एक्चुअल वैल्यू तो देगा नहीं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अब यहाँ पे एक तरीके का डेप्रिसिएशन लग गया, ठीक है, क्योंकि उसकी यूजेस हुई है और यूजेस जो होती है उसके दिन प्रतिदिन क्या होती है? वैल्यू घटती चली जाती है। तो यहाँ पर आपको उनके कई कई तरीके मिल सकते हैं। तो हमारे सामने कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर चलिए समझते हैं किन किन तरीकों से इसे कैलकुलेट किया जा सकता है। अब यहाँ पर आपने ये चीज तो समझ लिया कि कोई भी आपके पास एसेट्स हैं उसकी वैल्यू क्या है? दिन प्रतिदिन घटेगी ही घटेगी, ठीक है। तो अब यहाँ बात करते हैं कि टाइप्स क्या क्या होते हैं आपके डेप्रिसिएशन के। अब ये जो आपकी डेप्रिसिएशन होती है वो कई तरीकों से कैलकुलेट की जा सकती है, जिसमें से पहला होता है आपका स्ट्रेट डाउन मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड कह लीजिए, स्ट्रेट लाइन मेथड। फिर आता है आपका दूसरा डिमिनिशिंग मेथड। फिर थर्ड होता है आपका यूनिट प्रोडक्शन मेथड, ठीक है। अब हम इन्हीं सब पर बारी बारी से क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। तो चलिए पहला हम समझते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता क्या है, ठीक है। यानी कि बात कर रहा हूं मैं अगर स्ट्रेट लाइन मेथड की, तो यहाँ पर कैसे होगा? अब मान लीजिए अब आपके पास 1 लाख रुपए की कोई मशीन है। अब उस पे क्या हो रहा है कि ईयर पे आपका उस पे 10% जो है डेप्रिसिएशन जो है चार्ज हो रहा है। मान लीजिए मैंने 2012 में 1 लाख की मैंने एक मशीन खरीदी और ये 1 लाख की मशीन है, इस पे मैं 10% डेप्रिसिएशन ईयरली बेसिस पे चार्ज कर रहा हूँ। तो यानी कि पहले साल पे तो मेरा जो डेप्रिसिएशन लगा 1 लाख पर, कैसे कैलकुलेट होगा 10%? ये जो आपके पास 1 लाख है उस पे मैंने 10% जो है डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 0 कट ही जाएंगे आपके, तो फिर यहाँ पे बच गया आपका 10,000। यानी कि जो मेरा पहले साल का डेप्रिसिएशन है वो लग
गया 10,000। फिर मैं बात करूं 2013 की, यहाँ पे 2013 में फिर क्या होगा कि अब आपका जो 1 लाख है उसमें से 10,000 जो है क्या है माइनस हो जाएगा। तो 1 लाख में से जब 10,000 माइनस हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 90,000। फिर उस पर कितना लगेगा 10,000 का डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पर आपका 10% क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि ये हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड है, यानी कि जो हमारी इनिशियल वैल्यू थी 1 लाख की उस पे हमारा ऑलरेडी डेप्रिसिएशन लग चुका है और वही 10,000 जो होगा हर साल डिक्रीज होता जाएगा। फिर उसके बाद 2014 में फिर ये जो 90,000 उसमें से 10,000 माइनस हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 80,000। फिर कितनी वैल्यू हो जाएगी इस पे, फिर 10,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। फिर 2015 में आपका इस 70,000 रुपीज हो जाएगा 10,000 डिडक्ट होने के बाद। फिर यहाँ पे आपका 10,000 फिर डेप्रिसिएशन लगेगा। इसी तरीके से आपका डेप्रिसिएशन लगता चला जाएगा और तब तक लगता चला जाएगा जब तक उसकी वैल्यू जो है 0 नहीं हो जाती। ठीक है, अब मैं बात करूं सेकेंड मेथड की, तो वो होता है हमारा डिमिनिशिंग मेथड। ठीक है, यानी कि अब जो डेप्रिसिएशन है वो अब आपके अगले डेप्रिसिएशन पर लगेगी। अब जैसे समझते हैं, मैंने 2012 में एक प्लांट खरीदा, कितने का 1 लाख, उस पर मैंने 10% चार्ज किया और वो 10% चार्ज होने के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारी 10,000। ठीक है, यानी कि जब मैंने उस पर 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो उसकी वैल्यू होगी 10,000। फिर जब मैं 2013 की बात करूं तो 2013 पे अब ये क्या होगा 10,000 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90,000। अब ये 90,000 में अब आपका 10% लगेगा, यानी कि अब ये हो जाएगा आपका 9,000। जैसे कि इससे पहले वाले में भी आपका 10,000 लग रहा था और डेप्रिसिएशन हम हमेशा ईयर के एंड में लगाते हैं, पर अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब ये 10,000 रुपीज अब आपका फिक्स नहीं रहेगा। अब जो आपकी वैल्यू आएगी उस साल में उसमें अब आपका 10% लगेगा, यानी कि 9,000। फिर 2014 में क्या होगा 90,000 में से अब आपका 9,000 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 81,000 और 81,000 पे फिर डेप्रिसिएशन लगेगा 10% का, ये हो जाएगा आपका 8100। इसी तरीके 2015 में जाएगा और इसी तरीके से कंटिन्यू होते हुए तब तक चला जाएगा जब तक इसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाती। ये हमारा डिमिनिशिंग मेथड था। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड मेथड की। जो हमारा थर्ड मेथड होगा वो होगा यूनिट प्रोडक्शन मेथड। यूनिट प्रोडक्शन मेथड, ये जैसे मेरे पास अब एक यहाँ पर एक प्लांट है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक प्लांट है। अब ये जो प्लांट है मेरा, इसका मेरा कॉस्ट है 1 लाख। एग्जांपल ले लेते हैं 1 लाख है, पर यहाँ पर इसकी कोई एक स्क्रैप वैल्यू होगी, स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, और स्क्रैप वैल्यू समझ लेते हैं हम 10,000 और यहाँ पर जो इसकी ईयर एस्टिमेट की गई है, यानी कि हम कह सकते हैं एस्टिमेटेड ईयर जो है इसका वो हो जाएगा आपका 9 ईयर्स। अब यहाँ पर अब देखते हैं कि अब इसकी डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी। तो यूनिट प्रोडक्शन मेथड में आपका यही होता है कि यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला बन जाता है ना वो कुछ इस तरह का बन जाता है। यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू और डिवाइड कर देंगे हम एस्टिमेटेड ईयर ऑफ एसेट्स, यानी कि ये आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करेंगे अब यहाँ देखते हैं। यानी कि अब आपका 1 लाख रुपीज जो है वो आपका कॉस्ट हो गया, उसमें से हम स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे 10,000 और एस्टिमेटेड ईयर जो हमारा है वो कहलाएगा 9 ईयर्स का। ठीक है, यानी कि 1 लाख में से अगर 10,000 माइनस करता हूं तो ये हो जाएगा आपका 90,000 और 90,000 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 10,000। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू जो है 10,000 आ जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरा जो वैल्यू है 10,000 निकल के आ गया। अब यही वैल्यू अब यहाँ पे क्या होगा 2012 में भी आपका 10,000 लगेगा डेप्रिसिएशन, 2013 में भी आपका 10,000 से ही लेस होगा, 2014 में भी 10,000 से ही होगा। जिस तरीके से आपका स्ट्रेट लाइन मेथड था उसी तरीके से यहाँ पर भी अब माइनस होता जाएगा। बस फर्क इतना है कि उसमें हमारे पास परसेंटेज गिवन होता है और इस वाले मेथड में हमें परसेंटेज गिवन नहीं होता। तो यहाँ पर हमें परसेंटेज के बेसिस पे हमें कैलकुलेट नहीं करना होता, हमें यहाँ पे इस फॉर्मूला के बेसिस पे कैलकुलेट करना होता है और यही फॉर्मूला हमें क्या निकाल के दे देता है डेप्रिसिएशन वैल्यू, और यही डेप्रिसिएशन वैल्यू आपका ईयर बाय ईयर जो है लेस होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये तीनों तरीके समझे कि अगर हम एक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो हम किन किन तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये चीज समझा कि एक डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन वो वैल्यू होती है आपके एसेट की जो ईयर बाय ईयर घटती जाती है और ये वैल्यू तब तक घटती चली जाती है जब तक उसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाती, और ये आपका एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे डेबिट साइड में शो होता है और इसको कैलकुलेट करने के 3 तरीके होते हैं। अब ये 3 तरीके कौन कौन से होते हैं? पहला होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें आपका एक फिक्स परसेंटेज होता है, जो परसेंटेज से हम एक डेप्रिसिएशन निकालते हैं इनिशियल कॉस्ट पर, वही आपका ईयर बाय ईयर जो है लेस होता चला जाता है। फिर दूसरा मेथड होता है आपका रिटन डाउन मेथड या फिर डिमिनिशिंग मेथड। अब इसमें ये होता है कि जो आपकी पहले ईयर की डेप्रिसिएशन आपने निकाल दी तो उससे आपने जो लेस किया अमाउंट वो फिर अगले साल में क्या होगा ब्रॉट डाउन। अब जो अमाउंट जो अगले साल में ब्रॉट डाउन हुआ है उस पर फिर आपका डेप्रिसिएशन लगेगा, फिर जो बैलेंस आएगा वो फिर अगले साल में ब्रॉट डाउन होगा, फिर उस पर फिर डेप्रिसिएशन लगेगा। यानी कि अब इनिशियल कॉस्ट पे नहीं लग रहा, उस करेंट ईयर में जो उसकी एसेट्स की वैल्यू रह रही है उस पर ही आपका डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा थर्ड था यूनिट कॉस्ट प्रोडक्शन मेथड, यानी कि अब इसमें ये
होता है कि आपके पास एक कॉस्ट ऑफ एसेट्स होते हैं और स्क्रैप वैल्यू रहती है, इन दोनों को हम कर देते हैं माइनस। तो जो माइनस करने के बाद जो आपका वैल्यू आता है तब हम उसे एस्टिमेटेड ईयर से डिवाइड कर देते हैं। तो इससे ही होता ये है कि आपके सामने एक डेप्रिसिएशन वैल्यू आ जाती है और वही डेप्रिसिएशन वैल्यू आपको हर साल वही वैल्यू अपने इनिशियल कॉस्ट में से माइनस करते हुए चले जाना है और तब तक करना है जब तक उसकी वैल्यू जीरो नहीं हो जाती। तो यहाँ पर जिस तरीके से हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें होगा ये कि हम कुछ सालों का एक एग्जाम्पल लेंगे। मान लीजिए कि मैंने एक मशीनरी अकाउंट बनाना चाहा, ठीक है, एक तरीके का समझ लीजिए कि ये भी एक लेजर है, ठीक है। डेप्रिसिएशन किस तरीके से यहाँ पे बनाई जा रही है उसको समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक तरीके से इसका एक फॉर्मेट तैयार करेंगे। पहला होगा हमारा डेट, फिर आ जाता है आपका पर्टिकुलर, फिर इधर आ जाता है आपका अमाउंट। जिस तरीके से आप एक लेजर क्रिएट करते हैं वैसे ही बन रहा है यहाँ पे भी। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका डेट, इधर हो जाएगा आपका पर्टिकुलर और इस साइड हो जाएगा आपका अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे काम कैसे होगा अब इसे समझते हैं। मान लीजिए 2012 पे मैंने एक मशीन खरीदी, तो इसकी एंट्री जो है मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाती। तो यहाँ पर मैंने टू बैंक से मैंने मेंशन कर दिया और इसका अमाउंट मैंने लग दिया 1 लाख। यानी कि अभी जो मैं ये पूरा अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ ये मैं स्ट्रेट लाइन मेथड से मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो, 2012 पे मैंने टू बैंक से मैंने 1 लाख की अमाउंट यहाँ पे शो कर दी। अब होगा क्या कि ईयर का एंड, यानी कि अगर मैंने इसे 1 जनवरी से बनाया है तो ये आपका 31 दिसंबर में एंड होगा। अगर मैं इसे 1 अप्रैल से अगर बनाता तो ये आपका कब एंड होता, 31 मार्च में आपका एंड होता। तो यहाँ पे मैंने 1 जनवरी किया तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा 2012 31 दिसंबर में आपका ये एंड होगा। तो हम यहाँ पे दिखा देंगे बाय डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन वैल्यू जो है 1 लाख पे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे मैं 10% से ही मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे जो 1 लाख है इस पर आपका 10% लग जाएगा, यानी कि आपका 10,000 जो है डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो यहाँ पे सेम डेट के साथ क्या होगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितना हो गया आपका 90,000। अब यही 90,000 फिर क्या होगा अगले साल में ब्रॉट डाउन होगा। तो चलिए पहले काम करते हैं, इस दोनों साइड को हम टोटल कर देते हैं। यहाँ पे हमारा 1 लाख हो गया और इस साइड भी हमारा 1 लाख हो गया, ठीक है। इस लाइन को और थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा 90,000 है ये अगले साल में क्या होगा ब्रॉट डाउन, यानी कि 1 जनवरी 2013, और यहाँ पे हम लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब यही ब्रॉट डाउन किस अमाउंट के साथ हो जाएगा 90,000। अब यहाँ पर 31 दिसंबर 2013 में आपका डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा, यानी कि बाय डेप्रिसिएशन और अमाउंट हो जाएगा 10,000, यहाँ पे फिक्स रहेगा और ये 10,000 लग जाएगा। तो फिर यहाँ पे आपका बैलेंस कैरी डाउन कितना हो जाएगा 80,000, और यही 80,000 फिर क्या होगा आपके अगले साल में फिर ब्रॉट डाउन होगा। तो उससे पहले हम यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या करेंगे टोटल कर देंगे। यहाँ पे भी टोटल हो जाएगा आपका 90,000, यहाँ पे भी आपका 90,000 टोटल हो जाएगा। फिर यही अमाउंट क्या होगा कि फिर अगले साल में फिर ब्रॉट डाउन हो जाएगा, यानी कि 2014 में फिर यहाँ पे आपका 80,000 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, कैरी डाउन होगा, फिर अगले साल पे फिर ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि ये प्रोसेस आपका चलता चला जाएगा। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है। पर अगर मैं यहीं पर अगर बात करूं कि अगर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड यूज ना करके मैं इसकी जगह यूज करता रिटर्न मेथड, रिटर्न डाउन, या फिर डिमिनिशिंग कह सकते हैं हम इसे, डिमिनिशिंग मेथड। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये 90,000 तो हमने 10% निकाला और हमने इस साल में हमने 90,000 लिखा, पर जो डेप्रिसिएशन है तब यहाँ पर आपका 10,000 नहीं होता। यहाँ पे डेप्रिसिएशन किस तरीके से चार्ज होता, यहाँ पर अब आपके 90,000 पर अब 10% लग जाता और यहाँ पे कहलाता आपका ये 9,000 का डेप्रिसिएशन, और तब इसमें से हम इसे लेस करेंगे तो ये आपका हो जाता है 81,000। तो यहाँ पर आपका 80,000 ना हो करके यहाँ पर आपका हो जाता 81,000। तो यहाँ पर हम 81,000 लिख देते हैं और इस पर आपका लगता है 10%, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाती है आपकी 8100, और तब इसमें आपका 81,000 में से 8100 माइनस कर देते। फिर यही मेथड आपका कंटिन्यू चलता चला जाता जब तक आपकी वैल्यू जीरो नहीं हो जाती है एसेट्स की। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पे, यानी कि अब हमारा होगा यूनिट कॉस्ट प्रोडक्शन मेथड। अब यहाँ पे यूनिट कॉस्ट प्रोडक्शन मेथड किस तरीके से होगा अब उसे समझ लेते हैं। इसमें जो कैलकुलेशन का तरीका मैंने बताया कि आपका स्क्रैप वैल्यू में से माइनस होगा, फिर वो एस्टिमेटेड ईयर से डिवाइड हो जाता है। यानी कि अगर 1 लाख रुपए की मशीन थी, 10,000 का स्क्रैप वैल्यू था और एस्टिमेटेड ईयर मेरा 9 ईयर था, तो हमने अभी देखा था कि हमारे पास जो डेप्रिसिएशन वैल्यू थी वो 10,000 आ गई। तो यहाँ पे सब कुछ फिर सेम रहेगा आपका। यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा 10,000 और यहाँ पे डेप्रिसिएशन की वैल्यू माइनस होने के बाद जो यहाँ पे कैरी डाउन आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 90,000। फिर यही 90,000 फिर अगले साल में फिर ट्रांसफर हो जाएगा आपका। यहाँ पे फिर आपका क्या कहलाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी 90,000। फिर 90,000 पे फिर आपका जो है डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा आपका 10,000। फिर इसमें फिर आपका कैरी डाउन निकलेगा तो ये आपका हो जाएगा 80,000, और इसी तरीके से आपका वैल्यू कंटिन्यूअसली चलता चला जाएगा। यानी कि 80,000 पे फिर आपका 10,000 चार्ज होगा, फिर उसमें हम डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, एज कंटिन्यू एज आपका चलता चला जाएगा जब तक आपकी वैल्यू उस मशीन की जीरो नहीं हो जाती। तो हमने इस पूरे वीडियो में एक डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन को पूरी तरीके से समझा, क्या डेप्रिसिएशन होता है, किन किन मेथड से उसका कैलकुलेशन होता है, उसमें आपका जो मशीनरी अकाउंट हो या कोई प्लांट अकाउंट हो
किसी भी तरह का आपका जो अकाउंट होता है जिसपे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है उसको किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ, यानी कि एक असाइनमेंट के साथ हम आएंगे और उस असाइनमेंट को हम करेंगे सॉल्व और देखेंगे कि टैली प्राइम में उसका रिजल्ट हमें कैसे देखने को मिलता है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट को और करें अपने स्किल ओरिएंटेड CS एंड IT कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।